हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो कि चैप्टर नंबर 4 है, राजनीति शास्त्र का, क्लास 12 का, एनसीईआरटी। तो इसको करेंगे, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो इस अध्याय में हम सोवियत संघ के बिखरने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि एक उभरते हुए विश्व में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पुनर्निर्माण की बातें हो रही थी। इन चुनौतियों में से एक थी अमेरिका की शक्ति का बढ़ना, सुधार की प्रक्रियाओं और उनकी कठिनाइयों की एक मिसाल संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में होने वाले बदलाव हैं। अब संयुक्त राष्ट्र संघ से भारत का जुड़ाव और अंतर्राष्ट्रीय परिषद के सुधारों को लेकर उसका विशेष दृष्टिकोण अपने आप में जानकारी के लिए अहम विषय है। इस अध्याय का अंत इस सवाल से किया गया है कि क्या राष्ट्र संघ ऐसे विश्व में कोई भूमिका निभा सकता है जिसमें किसी एक महाशक्ति का दबदबा हो। इस अध्याय में हम महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की चर्चा करेंगे। तो यह है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह। इसमें दुनिया का नक्शा बना हुआ है, आप देख सकते हैं बीच में। और इसके चारों ओर जो जैतून की पत्तियां हैं, जो पत्तियां शांति की प्रतीक होती हैं। ठीक है। तो ये है 2 जून 2006 के दौरान इजराइल ने लेबनान पर हमला किया। उनका कहना था कि उग्रवादी गुट हिजबुल्लाह का पर नियंत्रण करने के लिए हमला ज़रूरी है। भारी संख्या में आम नागरिक मारे गए और कई सार्वजनिक इमारत और रियासती के इलाके इजरायली बमबारी की चपेट में आए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस मामले पर एक प्रस्ताव बहुत यानी यानी अगस्त में पास किया और इजरायल सेना इस इलाके से अक्टूबर में ही वापस हो सकी। ये दोनों कार्टून इस संकट में संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके महासचिव की भूमिका पर टिप्पणी करते हैं। हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए? एक और इस तरह के कार्टून और टिप्पणियां हैं, तो दूसरी ओर हम पाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को आज की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन माना जाता है। अमूमन यूएन कहे जाने वाले इस संगठन को विश्व भर के बहुत से लोग एक अनिवार्य संगठन मानते हैं। ये संगठन उनकी नज़र में शांति और प्रगति के लिए प्रति मानवता की आशा का प्रतीक है। हमें संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठनों की जरूरत क्यों है? आइए यहाँ दो लोग के विचार पढ़ते हैं जिन्हें इस संगठन के कामकाज की अंदरूनी जानकारी है। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। ये डैग हैमरशोल्ड संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कहा। तो बतकही की चौपाल, ठीक कहा आपने। संयुक्त राष्ट्र संघ खूब बैठकें होती हैं और दनादन भाषण होते हैं, खासकर आम सभा के वार्षिक सत्र में। लेकिन जैसा कि चर्चिल कहते हैं कि हथियार लड़ाने से बढ़िया है जवान लड़ाई जाए। क्या यह बात बेहतर नहीं है कि ऐसी जगह हो जहां दुनिया के सारे देश इकट्ठे हो और कभी कभार अपनी बातों से एक दूसरे के सर खाएं? वनस्पति लड़ाई के मैदान में एक दूसरे का कलम करने के। तो शशि थरूर ने कहा, संयुक्त राष्ट्र संघ में सार्वजनिक सूचना और संचार के पूर्व। तो ये दो उदाहरण एक महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन हर मर्ज की दवा नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण जरूर है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामले में मदद करते हैं। वे देशों की सहायता करते हैं ताकि हम सबकी बेहतर जीवन स्थितियां कायम हो। देशों के बीच मनमुटाव झगड़े होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने बैर विरोध के कारण ये एक दूसरे से युद्ध ठान लें। इसी जगह वे विभेद के मसलों पर बातचीत कर सकते हैं और उसका एक शांतिपूर्ण समाधान ढूंढ सकते हैं। वस्तु अधिकांश झगड़ों और विभेदों का समाधान बिना युद्ध के ही किया जाता है, लेकिन ये ऐसा लक्ष्य है जिस पर कम ध्यान जाता है। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई शक्तिशाली राज्य नहीं होता जिसकी अपने सदस्यों पर धौंस चलती हो। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण विभिन्न राज्य ही करते हैं और यह उनके मामलों के लिए जवाबदेह होता है। जब राज्यों में इस बात पर सहमति होती है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनना चाहिए, तभी ऐसे संगठन कायम होते हैं। एक बार इसका निर्माण हो जाए तो ये समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान में सदस्य देशों की मदद करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक और तरीके से मददगार होते हैं। राष्ट्रों के सामने अक्सर कुछ काम ऐसे आ जाते हैं जिन्हें साथ मिलकर ही करना होता है। कुछ मसले इतने चुनौतीपूर्ण होते हैं कि उनमें तभी निपटा जा सकता है जब सभी साथ मिलकर काम करें। इसकी एक मिसाल तो बीमारी ही है। कुछ लोगों को तभी खत्म किया जा सकता है जब विश्व की हर देश अपनी आबादी को टीके लगाने में सहयोग करे। हम ग्लोबल वार्मिंग, विश्वव्यापी समृद्धि और उसके प्रभाव का भी उदाहरण लें। उदाहरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से तापमान बढ़ रहा है और इससे समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने का खतरा है। अगर ऐसा हुआ तो विश्व के समुद्र तटीय इलाके, जितने बड़े बड़े शहर हैं भी शामिल हैं, डूब जाएंगे और हर देश अपने तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव का समाधान ढूंढ सकता है। तब भी अंततः सबसे प्रभावशाली समाधान तो यही है कि वैश्विक समृद्धि को रोका जाए। इसके लिए विश्व के बड़े औद्योगिक देशों का सहयोग करना जरूरी है। तो शीत युद्ध के बाद के समय में कुछ संगठनों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर विश्व की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। इनमें से एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, IMF।
ये संगठन वैश्विक स्तर से वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है और मांगे जाने पर वित्तीय तथा तकनीकी सहायता मुहैया कराता है। 189 देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं, लेकिन हर सदस्य की राय का वजन बराबर नहीं है। समूह के 7 सदस्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और कनाडा के पास 41.29% मत हैं। अन्य अग्रणी सदस्यों के पास चीन के पास 6.09%, भारत के पास 2.64% और रूस के पास 2.59% और ब्राज़ील के पास 2.22% और सऊदी अरब के पास 2.02%। अकेले अमेरिका के पास 16.52% मताधिकार है। दुर्भाग्य से सहयोग की ज़रूरत को पहचानना और सचमुच में सहयोग करना दो अलग-अलग बातें हैं। देश सहयोग करने की ज़रूरत को पहचान सकते हैं, लेकिन सहयोग का सबसे बेहतर तरीका क्या हो, इस पर हमेशा उनके बीच सहमति नहीं हो सकती। सहयोग में काम आने वाली लागत का भार कौन उठाएगा? सहयोग में होने वाले लाभ का आपसी बँटवारा न्यायोचित ढंग से कैसे हो? तोल-मेल के बाद जो तय हो जाए, उससे कोई मुकरे नहीं और आपसी समझौते के बाद जो बात तय हुई है, उनमें कोई भी दगा ना करें। इन बिंदुओं पर सभी देशों के हमेशा सहमत नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जैसे अगस्त 1941 में क्या हुआ, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रितानी प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए और जनवरी 1942 में धुरी शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे 26 मित्र राष्ट्रों अटलांटिक चार्टर के समर्थन वाशिंगटन मिले और दिसंबर 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर हस्ताक्षर किया। और फरवरी 1945 में 3 बड़े नेताओं रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन ने याल्टा सम्मेलन में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन करने का निर्णय लिया। अप्रैल 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनने के मसले पर केंद्रित 2 महीने लंबा सम्मेलन संपन्न हुआ और 26 जून 1945 संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर 25 देशों के हस्ताक्षर पोलैंड में 15 अक्टूबर को हस्ताक्षर किए। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 मूल संस्थापक सदस्य हैं। 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है और 30 अक्टूबर 1945 पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत शामिल हुआ। ठीक है। शीत युद्ध के अंत के बाद अब संयुक्त राष्ट्र संघ थोड़ा अलग भूमिका निभा सकता है। हम ऐसा अनुमान कर सकते हैं अमेरिका और उसके खेमे के देश विजेता बनकर उभरे हैं। ऐसे में बहुत से लोग सरकारों को इस बात की चिंता सता रही है कि अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देश इतने ताकतवर होते जाएंगे कि उनकी इच्छाओं आकांक्षाओं पर लगाम कसना असंभव होगा। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के साथ संवाद और चर्चा में मदद हो सकता है? और क्या यह संगठन अमेरिकी सरकार की ताकत पर अंकुश लगा सकता है? हम इन सवालों के उत्तर अध्याय के अंत में खोजेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास। पहले विश्व युद्ध ने दुनिया को इस बात के लिए जगाया कि झगड़ों के निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयास जरूरी किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप लीग ऑन नेशंस का जन्म हुआ। शुरुआती सफलताओं के बावजूद ये संगठन दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 न रोक सका। पहले की तुलना में इस महायुद्ध में कहीं ज़्यादा लोग मारे गए और घायल हुए। 1942 के संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा के आधार पर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1943 में अमेरिका के युद्ध सूचना विभाग यूनाइटेड स्टेट ऑफ ऑफिस ऑफ आर इंफॉर्मेशन द्वारा तैयार किया गया पोस्टर। इस पोस्टर में उन देशों के झंडों को देखा जा सकता है जिन्होंने मित्र राष्ट्रों के युद्ध प्रयासों के समर्थन करने का संकल्प किया था। यह पोस्टर एक अर्थ में महत्वपूर्ण है। यह दिखाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जड़ें युद्ध में थीं। संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना प्रमुख अंग। तो सहायक निकाय क्या संयुक्त समिति, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण और पूर्व श्लोक किया रवांडा शांति संस्थापक अभियान मिशन। और सुरक्षा परिषद की बात करें 15 सदस्य हैं, 5 अस्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका की वीटो है का अधिकार है और 10 अस्थायी सदस्य का चुनाव आम सभा द्वारा वर्षों के लिए निर्णय सभी सदस्यों पर बाध्यकारी है। संबंध संगठन क्या अंतर्राष्ट्रीय आणविक संगठन जैसे IEA आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों के प्रति उत्तरदायी है। और कार्यक्रम कोष और व्यापार एवं विकास सम्मेलन आंकटेड पर्यावरण कार्यक्रम विकास कार्यक्रम UNDP और बाल कोष यूनिसेफ जनसंख्या कोष UNFCA और शरणार्थी उच्चायोग UNHCR विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ये सब मिलते हैं आम सभा बनाते हैं। और ये सहायक निकाय भी समितियां तदर निकाय भी संबंध संगठन रासायनिक हथियारों पर निषेध के लिए OPCW और विशेष कार्यों के लिए आयोग मानवाधिकार मादक द्रव्य टिकाऊ विकास महिलाओं की स्थिति और क्षेत्रीय आयोग आर्थिक आयोग अफ्रीका यूरोप दक्षिण अमेरिका कैरेबियाई आर्थिक और सामाजिक आयोग और एशिया प्रशांत और पश्चिम एशिया संबद्ध संगठन विश्व व्यापार संगठन WTO और आर्थिक सामाजिक परिषद सदस्य देशों का चुनाव आम सभा द्वारा 3 वर्षों के लिए सभी भौगोलिक क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व देते हुए 54 सदस्य हैं।
और ये है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 15 न्यायाधीश का चुनाव 9 वर्षों के लिए आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों में पूर्ण बहुमत द्वारा होता है। मुख्यालय हेग में है और सचिवालय अन्य प्रमुख संगठनों के कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ इसका प्रधान महासचिव होता है, जिसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सलाह पर आम सभा 5 सालों में करती है। और अन्य इकाइयाँ हैं मानवाधिकार उच्चायोग या कार्यालय OHCHR और संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय UNO, HIV एड्स कार्यक्रम यूनेट्स और विशेष एजेंसियां वित्तीय सहायता के बिना अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO और संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षणिक विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन IMO और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन ITO है। न्यायशीता परिषद है संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यायशीता प्रणाली के अंतर्गत आने वाली अंतिम ट्रस्ट टेरिटरी फ्लाउ के आज़ाद होने के साथ 1 नवंबर 1994 से यह परिषद स्थगित है। तो नियुक्त करने वाले के प्रति सीधी जवाबदेही दर्शाती है और ये वित्तीय सहायता विहीन संबंध दर्शाता है और सुरक्षा परिषद की विशेष स्थिति दर्शाता है। ये 5 सदस्यों के निषेधाधिकार से नियंत्रित होता है। तो ये है लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना एक दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद 1945 में इसे स्थापित किया गया। 51 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर दस्तखत करने के साथ ही संगठन की स्थापना हो गई। 2 विश्व युद्धों के बीच लीग ऑफ नेशंस जो नहीं कर पाया उसे कर दिखाने की कोशिश संयुक्त राष्ट्र संघ ने की। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना। इसकी स्थापना के पीछे यह आशा काम कर रही थी कि यह संगठन विभिन्न देशों के बीच जारी ऐसे झगड़ों को रोकने का काम करेगा जो आगे चलकर युद्ध का रूप ले सकते हैं और अगर युद्ध छिड़ जाए तो शत्रुता के दायरे में सीमित करने का काम करेगा। इसके अलावा चूंकि झगड़े अक्सर सामाजिक आर्थिक विकास के अभाव में खड़े होते हैं, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एक मंशा पूरे विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों को एक साथ लाने की है। तो 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 थी। इसमें से लगभग सभी स्वतंत्र देश शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में हर एक सदस्य को 1 वोट हासिल है। इसकी सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। इसके नाम है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद के समय में ये देश सबसे ज्यादा ताकतवर थे और इसी महायुद्ध के विजेता भी रहे हैं, इसलिए इन्हें अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा और उसका प्रधान प्रतिनिधि महासचिव होता है। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। वह संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव हैं। उन्होंने महासचिव का पद 1 जनवरी 2017 को संभाला। ये 1995 से 2002 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री और 2005 से 15 तक यूनाइटेड नेशंस ऑफ कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की कई शाखाएं और एजेंसियां हैं। सदस्य देशों के बीच युद्ध और शांति तथा वैर विरोधी पर आम सभा में भी चर्चा होती है। सुरक्षा परिषद में भी सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर निपटने के लिए कई एजेंसियां, इनमें विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और संयुक्त राष्ट्र संघ विकास क्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज और यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ और संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन जिसे यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को शामिल हैं। शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। बदलते परिवेश में जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी संगठन में सुधार और विकास करना लाजमी है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसका अपवाद नहीं है। हाल के वर्षों में इस वैश्विक संस्था में सुधार की मांग करते हुए आवाजें उठी हैं। बहरहाल सुधारों की प्रकृति के बारे में कोई स्पष्ट राय और सहमति नहीं बन पाई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने 2 तरह के बुनियादी सुधारों का मसला है। एक तो यह कि इस संगठन की बनावट और इसकी प्रक्रियाओं में सुधार किया जाए, दूसरे इस संगठन के न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए। लगभग सभी देश सहमत हैं लेकिन कि दोनों तरह के ये सुधार जरूरी हैं। देशों के बीच सहमति इस बात पर नहीं है कि इसके दरअसल ठीक करना क्या है, कैसे करना है और कब करना है। बनावट और प्रक्रियाओं में सुधार के अंतर्गत सबसे बड़ी बहस सुरक्षा परिषद के कामकाज को लेकर इसमें जुड़ी हुई एक मांग यह है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ती जाए ताकि समकालीन विश्व राजनीति की वास्तविकता की इस संगठन में बेहतर नुमाइंदगी हो सके। खासतौर पर एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के ज़्यादा देशों को सुरक्षा परिषद के सदस्य देश की बात उठ रही है। इसके अतिरिक्त अमेरिका और पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट से जुड़ी प्रक्रियाओं और इसके प्रशासन में सुधार चाहते हैं। जहाँ तक संयुक्त राष्ट्र संघ में किन्हीं मुद्दों को ज़्यादा प्राथमिकता देने अथवा उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधिकार में लाने का सवाल है, तो कुछ देश और विशेषज्ञ चाहते हैं कि यह संगठन शांति और सुरक्षा से जुड़े मिश्रण में ज़्यादा प्रभावकारी अथवा
बड़ी भूमिकाएँ निभाए, जबकि औरों की इच्छा है कि ये संगठन अपने को विकास तथा मानवीय भलाई के कामों, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, जनसंख्या नियंत्रण, मानवाधिकार, लिंगगत न्याय और सामाजिक न्याय तथा सीमित रखे। आइए हम दोनों की किस्मों के सुधारों पर नज़र दौड़ाएँ। इस चर्चा में हम ज़्यादा जोर ढांचागत और प्रक्रियागत सुधारों पर देंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ट्राइग्व ली 1946-1952 नॉर्वे वकील और विदेश मंत्री कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई में युद्ध विराम के लिए प्रयास कोरिया युद्ध को शीघ्र समाप्त करवाने में नाकामयाब रहने वाले पर आलोचना दोबारा महासचिव बनने का सोवियत संघ ने विरोध किया और महासचिव के पद में से त्यागपत्र दिया। डेग हैमरशोल्ड जो 1953 से 61 में थे, तो ये जो है स्वीडन अर्थशास्त्री और वकील स्वेज नहर से जुड़े विवाद को सुलझाने और अफ्रीका के उपनिवेशीकरण के लिए काम किया। कांगो संकट को सुलझाने की दिशा में किए गए प्रयास के लिए मरणोपरांत नोबेल शांति पुरस्कार सोवियत संघ और फ्रांस में अफ्रीका में इनकी भूमिका की आलोचना की। यू थॉन्ट 1961 से 71 में बर्मा म्यांमार शिक्षक और न्यायिक राजनयिक क्यूबा के मिसाइल संकट के समाधान और कांगो के संकट की समाप्ति के लिए प्रयास किए। साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना बहाल की। वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका की आलोचना की। कुर्ट वाल्डहीम 1972 से 81 में ऑस्ट्रिया कूटनीतिक और विदेश मंत्री नामीबिया और लेबनान की समस्याओं के समाधान के प्रयास किए। बांग्लादेश में राहत अभियान की देखरेख और तीसरी बार महासचिव पद पर चुने जाने की दावेदारी का चीन ने विरोध किया। जेवियर परेज व कुइरार 1982 से 91 में पेरू। तो वकील और राजनयिक साइप्रस अफगानिस्तान और अल सल्वाडोर में शांति स्थापना के प्रयास किए हैं। नामीबिया की आज़ादी के लिए मध्यस्थता फॉकलैंड युद्ध के बाद ब्रिटेन और अर्जेंटीना की भी मध्यस्थता की। बुतरस था घाली 1992 से 96 तक थे मिस्र के। ये राजनयिक विधिवेत्ता और विदेश मंत्री एन एजेंडा फॉर पीस नामक रिपोर्ट जारी की। मेजबानी में संयुक्त राष्ट्र संघ का सफल अभियान चलाया। बोस्निया, सोमालिया और रवांडा में संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलताओं के लिए आरोप लगे। गंभीर असहमतियों के कारण अमेरिका में दोबारा महासचिव बनने का विरोध किया। कोफी ए अन्नान 1997 से 2006 में घाना संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारी एड्स, टीबी और मलेरिया के लड़ने के लिए एक वैश्विक कोष बनाया। अमेरिकी नेतृत्व में इराक पर हुए हमले को अवैध करार दिया। 2005 मानवाधिकार परिषद तथा शांति संस्थापक आयोग की स्थापना की। 2011 एक की नोबेल शांति पुरस्कार मिला। वान की मून 2007 से 16 में दक्षिण कोरिया गणराज्य कूटनीतिक और विदेश मंत्री इस पद पर बैठने वाले दूसरे एशियाई हैं। जलवायु परिवर्तन पर प्रकाश डाला। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य और सतत विकास लक्ष्य पर ध्यान दिया। यूएन विमेन के निर्माण के लिए काम किया। युद्ध नियोजन और परमाणु निरस्त्रीकरण पर जोर दिया। अंटोनियो मनुएल दे ओलिवेरा गुटेरस पुर्तगाल के प्रधानमंत्री, यूनाइटेड नेशन ऑफ कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी 2005-15 सोशलिस्ट इंटरनेशनल अध्यक्ष 1999 से 2005 अभी वे संयुक्त राष्ट्र के नवे महासचिव हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं बान की मून संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव 2015 में नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र संघ की 17वीं वर्षगांठ का जश्न मनाते हुए शुरुआत करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के तत्काल बाद 1945 में हुई थी। इस महायुद्ध के बाद विश्व राजनीति की जो ऊंचाइयां हुई थी, उसी के अनुरूप इसका गठन हुआ था। इसके कामकाज को तत्कालीन विश्व राजनीति की वास्तविकताएं झलकती थी। शीत युद्ध के बाद ये सच्चाइयां बदल गई। 1991 में आए बदलाव में कुछ निम्नलिखित हैं। सोवियत संघ बिखर गया। अमेरिका सबसे ज़्यादा ताकतवर है। सोवियत संघ के उत्तराधिकार राज्य रूस और अमेरिका के बीच अब संबंध कहीं ज़्यादा सहयोगात्मक है। चीन बड़ी तेजी से एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत भी तेजी से इस दिशा में अग्रसर है। एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से तरक्की कर रही है। अनेक नए देश संयुक्त राष्ट्र संघ से शामिल हुए हैं। ये देश सोवियत संघ से आज़ाद हुए थे अथवा पूर्वी यूरोप से एक भूतपूर्व साम्यवादी देश हैं। विश्व के सामने चुनौतियों की एक पूरी नई कड़ी जनसंहार, गृहयुद्ध, जाति संघर्ष और आतंकवाद, पारंपरिक प्रसार और जलवायु में बदलाव, पर्यावरण की हानि मौजूद है। ऐसी दशा में जब शीत युद्ध का अंत 1989 में हो रहा था, तो विश्व के सामने सवाल था कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का होना पर्याप्त है? जो कुछ करना जरूरी है, क्या उसे करने में संयुक्त राष्ट्र संघ सक्षम है? इसे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? संयुक्त राष्ट्र संघ बेहतर ढंग से काम कर सके, इसके लिए कौन कौन सुधार जरूरी है? पिछले 15 सालों से इसके सदस्य देश इन प्रश्नों के व्यवहारिक और संतोषजनक उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। प्रक्रियाओं और ढांचे के सुधार होने चाहिए। इस सवाल पर व्यापक सहमति है, लेकिन सुधार कैसे किया जाए का मसला कठिन है। इस पर सहमति कायम करना मुश्किल है। यहाँ हम संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सुधार पर जारी बहस की थोड़ी चर्चा करेंगे। सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्ताव में
में 3 मुख्य शिकायतों का ज़िक्र था। सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती। इसके फैसलों पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है और इन फैसलों पर चंद देशों का दबदबा होता है। सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव की इन बढ़ती हुई मांगों के मद्देनज़र 1 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को कोफी अन्नान ने जांच शुरू करवाई कि सुधार कैसे कराई जाए और मिसाल के तौर पर यहाँ कि क्या सुरक्षा परिषद के नए सदस्य चुने जाने चाहिए। इसके बाद के सालों में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद संयुक्त इसके बाद सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए मानदंड सुझाए गए। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं जो सुझाव आए कि एक नए सदस्य को जैसे कि बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए, बड़ी सैन्य ताकत होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसा देश का योगदान ज़्यादा हो, आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र हो और देश और ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकार आयोग का सम्मान करता हो। यह देश ऐसा हो कि अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक के लिहाज से विश्व की विविधताओं की नुमाइंदगी करता हो। तो ये है संयुक्त राष्ट्र संघ के सालाना बजट में सर्वाधिक योगदान करने वाले देश। तो सबसे ज़्यादा चीन करता है, अमेरिका के बाद चीन, जापान, जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली, ब्राज़ील, कनाडा, रूस, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, तुर्की, नीदरलैंड, मैक्सिको, सऊदी अरब, स्विट्ज़रलैंड, अर्जेंटीना, स्वीडन और भारत 21वें नंबर पे है। और ये है दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1944 में विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना हुई। इस बैंक की गतिविधियां प्रमुख रूप से विकासशील देशों से संबंधित है। यह बैंक मानवीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, ग्रामीण सेवाएं, पर्यावरण सुरक्षा, प्रदूषण में कमी, नियमों का निर्माण और उन्हें लागू करना, आधारभूत ढांचा, सड़क, शहरी विकास, बिजली तथा सुशासन, कदाचार तथा विरोध विधिक संस्थाओं का विकास के लिए करता है। यह अपने सदस्य देशों को आसान ऋण और अनुदान देता है। ज़्यादा गरीब देशों को ये अनुदान वापिस नहीं चुकाने पड़ते हैं। इस अर्थ में यह संस्था समकालीन वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है। स्पष्ट है कि इन मानदंडों में से एक है कि कुछ न कुछ वैधता है। सरकारें अपने-अपने हितों और आकांक्षाओं के लिहाज से कुछ कसौटियों के फ़ायदेमंद तो कुछ को नुकसानदेह मानती हैं। भले ही कोई देश सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए इच्छुक ना हो, वह फिर भी बता सकता है कि इन कसौटियों में दिक्कत है। सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी होनी चाहिए अथवा इसके पास कितनी बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए। कोई राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में कितना योगदान करे सुरक्षा परिषद की सदस्यता हासिल कर सके। कोई देश विश्व में बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा हो तो उसकी बड़ी जनसंख्या इससे बाधक या सहायक। अगर लोकतंत्र और मानवाधिकार के प्रति सम्मान की कसौटी हो तो इस मसले में बेहतरीन रिकॉर्ड वाले देशों की कतार लग जाएगी। सवाल यह है कि क्या ये देश परिषद के सदस्य के रूप में प्रभावशाली होंगे? इसके आगे सवाल यह भी है कि प्रतिनिधित्व के मसले में को कैसे हल किया जाए। क्या भौगोलिक दृष्टि से बराबरी के प्रतिनिधित्व का यह अर्थ है कि एशिया, अफ्रीका, लातिनी अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र की एक सीट सुरक्षा परिषद में होनी चाहिए? एक प्रश्न यह है कि क्या महादेशों की बजाय क्षेत्र और उपक्षेत्रों को प्रतिनिधि का क्षेत्र आधार बनाया जाए? प्रतिनिधित्व का मसला भूगोल के आधार पर क्यों हल किए जाए? आर्थिक विकास को आधार मानकर यह मसला क्यों नहीं हल किया जाए? अगर आर्थिक विकास को आधार माने तब भी कठिनाई है। विकासशील देश विकास की अलग-अलग सीढ़ियों दर पर खड़े हैं। फिर संस्कृति का क्या करें? क्या विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं को ज़्यादा संतुलित ढंग से प्रतिनिधित्व दिया जाए? और दूसरी बात ये है कि कोई विश्व को सभ्यता या संस्कृति के आधार पर बाँटकर कैसे देख सकता है, जबकि किसी एक ही राष्ट्र के भीतर विभिन्न सांस्कृतिक धाराएँ उपस्थित होती हैं। इसी से जुड़ी एक मामला सदस्यता की प्रकृति को बदलने का था। मिसाल के तौर पर कुछ को तो ज़ोर था कि 5 स्थायी सदस्यों को दिया गया निषेधाधिकार खत्म होना चाहिए। अनेक का मानना था कि विशेषाधिकार लोकतंत्र संप्रभु राष्ट्रों के बीच बराबरी की धारणा से मेल नहीं खाता, अतः यह संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए उचित या प्रासंगिक नहीं है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में स्थिरता कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में 5 अस्थायी सदस्यों को विशेष हैसियत दी गई है। 5 अस्थायी सदस्यों का मुख्य फायदा था कि सुरक्षा परिषद में उनकी सदस्यता अस्थायी होगी और उन्हें वीटो का अधिकार होगा। अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं और इस अवधि के बाद उनकी जगह नए सदस्यों का चयन होता है। 2 साल की अवधि तक अस्थायी सदस्य रहने के तत्काल बाद ही किसी देश को फिर इस पद के लिए नहीं चुना जा सकता। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन इस तरह से होता है कि विश्व के सभी महादेशों का प्रतिनिधित्व हो सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार नहीं होता है और सुरक्षा परिषद में फैसला मतदान के जरिए होता है। हर सदस्य को एक वोट का अधिकार होता है। बहरहाल सभी सदस्यों में से कोई एक अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है और इस तरह वह किसी फैसले को रोक सकता है, भले ही अन्य अस्थायी सदस्यों और सभी अस्थायी सदस्यों ने उस फैसले के पक्ष में मतदान किया हो। निषेधाधिकार को समाप्त करने की मुहिम तो चली है, लेकिन इस बात की भी
समझ बनी है कि अस्थायी सदस्य ऐसे सुधार के लिए शायद ही राजी होंगे। शीत युद्ध भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन संभव है कि विश्व अभी इतने आमूल-मूल बदलाव के लिए तैयार नहीं हो सके। और इस बात का खतरा है कि वीटो ना हो तो सन 1945 में समान इन ताकतवर देशों की दिलचस्पी संयुक्त राष्ट्र संघ में न रहे। इसे बाहर रहकर भी अपनी रुचि के अनुसार काम करें और उसके जुड़ाव अथवा समर्थन के अवामी संगठन प्रभावकारी न रह जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार तो सदस्यता का सवाल एक गंभीर सवाल है, लेकिन इसके अलावा भी विश्व के सामने कुछ ठोस मसले हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब अपने अस्तित्व के 60 साल पूरे किए तो इसके सभी सदस्य देशों के प्रमुख इस सालगिरह को मनाने के लिए 2005 के सितंबर में अ, इकट्ठे हुए। इस अवसर पर मौजूदा स्थितियों को समीक्षा की हुई। इस बैठक में शामिल नेताओं ने बदले हुए परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ को ज़्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का फैसला किया। पहला तो ये शांति स्थापक सहयोग आयोग का गठन। यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी इसका उत्तरदायित्व ले, इस बात की स्वीकृति हो। और ये है मानवाधिकार परिषद की स्थापना 2006 के 19 जून से सक्रिय है और सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य सिविलियनियम डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने की सहमति और हर रूप रीति-रिवाज के आतंकवाद की निंदा। एक लोकतंत्र कोष का गठन और ट्रस्टीशिप काउंसिल को समाप्त करने की सहमति। ये समझना कठिन नहीं है कि इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए बड़े पेशेवर हैं और शांति संस्थापक आयोग को क्या करना चाहिए। दुनिया के बहुत से झगड़े चल रहे हैं, यहाँ आयोग किसी में दखल दे। हर झगड़े में दखल देना क्या इस आयोग के लिए उचित अथवा संभव होगा? ठीक इसी तरह से ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि अत्याचारों से निपटने में विश्व बिरादरी की जिम्मेदारी क्या होगी? मानवाधिकार क्या है और इस बात को कौन तय करेगा कि किस स्तर का मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है? तो और ठीक है, मानवाधिकार उल्लंघन की दशा में क्या कार्रवाई की जाए, इसे कौन तय करेगा? बहुत से देश अब भी विकासशील जगत का हिस्सा हैं। ऐसे में सतत विकास लक्ष्य में निर्धारित विकास संबंधी महत्वाकांक्षी लक्ष्यों लक्ष्यों को मानक बनाना कहाँ तक व्यावहारिक है? क्या आतंकवाद का कोई सर्वमान्य परिभाषा हो सकती है? संयुक्त राष्ट्र संघ लोकतंत्र को बढ़ावा देने में धन का इस्तेमाल कैसे करेगा? ऐसे और भी सवाल किए जा सकते हैं। तो ये चित्र देखिए, वंचना, नरसंहार, शांति, अंतर्राष्ट्रीय नाराजगी, अब कहीं नहीं सहायता, दारफूर, शब्दों की बरसात, दारफूर की हालत की एक बनगी। आपका क्या मानना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ इन तरह की स्थितियों में किस प्रकार हस्तक्षेप कर सकता है? क्या इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ न्यायाधिकार में बदलाव की जरूरत है? संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत तो भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव के मसले को और आधारों पर समर्थन दिया है। भारत का मानना है कि बदलते हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती और दृढ़ता जरूरी है। भारत इस बात का भी समर्थन करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाए। भारत का विश्वास कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में विकास का मामला प्रमुख होना चाहिए, इसलिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए यह जरूरी पूर्व शर्त है। तो ये चित्र देखिए, महाराष्ट्र संघ शांति स्थापना अभियानों एवं शांति निर्माण कार्यालयों पर मानचित्र है। ये है पहला है मुनुस्मा, माली और पश्चिमी सहारा, मुनुर्सो और मध्य अफ्रीकी गणराज्य मुनुस्का और दारफूर यूनामिड और कोसोवो अनमिक और साइप्रस है यूनफिक्सिप और लेबनान है यूनिफिल और भारत पाकिस्तान का है यूएनएमओ जीआईपी और ये टी आर कांगो का है मोनुस्को और अनमिल और ये सब देख सकते हैं। तो विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। इस संगठन की स्थापना 1995 में हुई। यह संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में काम करता है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया था। इसके सदस्यों की संख्या 164, 29 जुलाई 2016 की स्थिति है। हर फैसला सभी सदस्यों की सहमति से किया जाता है, लेकिन अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा जापान जैसी बड़ी आर्थिक शक्तियाँ विश्व व्यापार संगठन में व्यापार के नियमों को इस तरह से बनाने में कामयाब हो गई हैं जिनमें उनके हित संदेहते हों। विकासशील देशों की बहुधा शिकायत रहती है कि संगठन की कार्यविधि पारदर्शी नहीं है और बड़ी आर्थिक ताकतें उन्हें धकियाती हैं। भारत की एक बड़ी चिंता सुरक्षा परिषद की संरचना को लेकर सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या स्थिर रही है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में सदस्यों की संख्या खूब बढ़ी है। भारत का मानना है कि इससे सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधित्व मूलक चरित्र की हानि हुई। भारत का तर्क है कि परिषद का विस्तार करने पर वह ज़्यादा प्रतिनिधि मूलक होगी और उसे विश्व बिरादरी पर का ज़्यादा समर्थन मिलेगा। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या सन 1965 में 11 से बढ़कर 15 कर दी गई थी, लेकिन अस्थायी सदस्यों की संख्या स्थिर रही। इसके बाद से परिषद का आकार जस का तस बना हुआ है। यह भी एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम
सभा में ज़्यादातर विकासशील सदस्य देश हैं। इस कारण सुरक्षा परिषद के फैसलों में उनकी भी सुनी जानी चाहिए, क्योंकि इन फैसलों का उन पर प्रभाव पड़ता है। भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी और स्थायी दोनों ही तरह के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी का समर्थक है। भारत ने प्रतिनिधियों का तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा परिषद की गतिविधियों का दायरा बढ़ा है। सुरक्षा परिषद के कामकाजों की सफलता विश्व बिरादरी के समर्थनों पर निर्भर है। इस कारण सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की कोई योजना व्यापक धरातल पर बननी चाहिए। मिसाल के लिए उसमें अभी भी अपेक्षाकृत ज़्यादा विकासशील देश होने चाहिए। तो आश्चर्य नहीं है कि भारत खुद भी पुनर्गठित सुरक्षा परिषद में एक अस्थायी सदस्य बनना चाहता है। भारत विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला दूसरा देश है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 1/5वां हिस्सा निवास करता है। इसके अतिरिक्त भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ की लगभग सही सभी महल में भाग लिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति बहाल करने के प्रयास में भारत लंबे समय से ठोस भूमिका निभाता आ रहा है। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी इसलिए भी उचित है, क्योंकि वह तेजी से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान दिया है और यह कभी भी अपने भुगतान से चूका नहीं है। भारत इस बात से आगाह है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का एक प्रतीकात्मक महत्व भी है। इससे पता चलता है कि किसी भी देश की अंतर्राष्ट्रीय मसलों में महत्व बढ़ रहा है और किसी देश को अपनी इस बढ़ी हुई हैसियत का फायदा उसकी विदेश नीति से मिलता है। अगर आपकी साख एक ताकतवर देश के रूप में है, तो आप उसका प्रभाव ज़्यादा होगा। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, जिसे IAEA बोलते हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इस संगठन की स्थापना 1957 में हुई थी। यह संगठन परमाणविक ऊर्जा शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और अन्य उद्देश्य में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। इस संगठन में अधिकारी नियमित रूप से विश्व की परमाणविक सुविधाओं की जांच करते हैं, ताकि नागरिक परमाणु संयंत्रों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए ना हो। भारत चाहता है कि वो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार संपन्न सदस्य बने, लेकिन कुछ देश सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्य बनाने का विरोध करते हैं। सिर्फ पड़ोसी पाकिस्तान ही नहीं, जिनके साथ भारत के संबंध दिक्कत बल्लभ रहे हैं, बल्कि कुछ और देश भी चाहते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद में वीटो अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल न किया जाए। मिसाल के लिए, कुछ देश भारत के परमाणु हथियारों को लेकर चिंतित है और कुछ देशों का मानना है कि पाकिस्तान के साथ संबंधों में कठिनाई के कारण भारत अस्थायी सदस्य के रूप में अप्रभावी रहेगा। कुछ अन्य देशों का मानना है कि उभरती हुई ताकत के रूप में अन्य देशों मसलन ब्राज़ील, जर्मनी, जापान और शायद दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल करना पड़ेगा, जिसका ये विरोध करते हैं। कुछ देशों का विचार है कि अगर सुरक्षा परिषद में किसी तरह का विस्तार होता है, तो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को ज़रूर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि अ, मौजूदा सुरक्षा परिषद में इन्हीं महादेशों की नुमाइंदगी नहीं है। इस सरोकार को देखते हुए भारत या किसी और देश के लिए निकट भविष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन पाना मुश्किल लगता है। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे और प्रक्रियाओं में सुधार के कुछ देशों की यह आशा भी बंधी रही है कि इन बदलावों में संयुक्त राष्ट्र संघ एक ध्रुवीय विश्व में, जहाँ अमेरिका सबसे ताकतवर देश है, उनका कोई गंभीर प्रतिद्वंदी भी नहीं है, कारगर ढंग से काम कर पाएगा। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी प्रभुत्व के विरुद्ध संतुलनकारी भूमिका निभा सकता है? क्या यह संगठन शेष विश्व और अमेरिका के बीच संवाद कायम करके अमेरिका को अपनी मनमानी करने से रोक सकता है? अमेरिका की ताकत पर आसानी से अंकुश लगाया जा सकता है? पहली बात तो यह है कि सोवियत संघ की गैर मौजूदगी में अब अमेरिका एकमात्र महाशक्ति है। अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत के बूते वह संयुक्त राष्ट्र संघ के या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अनदेखी कर सकता है। दूसरे, संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर अमेरिका की खास प्रभाव है और वह संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट से सबसे ज़्यादा योगदान करने वाला देश है। अमेरिका की वित्तीय ताकत बेजोड़ है और यह भी एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के भूक्षेत्र में स्थित है और इस कारण भी अमेरिका का प्रभाव दूसरे इसमें बढ़ जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कई नौकरशाह इसके नागरिक हैं। इसके अतिरिक्त अगर अमेरिका को लगे कि कोई प्रस्ताव इसके अथवा इसके साथी राष्ट्रों के हितों के अनुकूल नहीं है, अथवा अमेरिका को ये प्रस्ताव न जचे, तो वह अपने वीटो से उसे रोक सकता है। अपनी ताकत और निषेधाधिकार के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के चयन में भी अमेरिका की बात बहुत वजन रखती है। अमेरिका अपनी इस ताकत के बूते शेष विश्व में फूट डाल सकता है और डालता है, ताकि उसकी नीतियों का विरोध मंद पड़ जाए। तो तो इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाने में खास सक्षम नहीं है। फिर भी एक ध्रुवीय विश्व में, जहां अमेरिका ताकत का बोलबाला है, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और शेष विश्व के बीच
विभिन्न मसलों पर बातचीत कायम कर सकता है और इस संगठन ने ऐसा भी किया है। अमेरिकी नेता अक्सर संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना करते हैं, लेकिन वे इस बात को समझते हैं कि झगड़ों, सामाजिक आर्थिक विकास के मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए उन 190 राष्ट्रों को एक साथ किया जा सकता है। जहाँ तक शेष विश्व की बात है, तो उसके लिए उप संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा मंच है जहाँ अमेरिका रवैया और नीतियों पर कुछ अंकुश लगाया जा सकता है। यह बात ठीक है कि वाशिंगटन के विरुद्ध शेष विश्व शायद ही कभी एकजुट हो पाता है और अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाना एक हद तक असंभव है। लेकिन इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ ही वह जगह है जहां अमेरिका के किसी खास रवैये और नीति की आलोचना की सुनवाई हो और कोई बीच का रास्ता निकालने या रियायत देने की बात कहीं सोची जा सके। संयुक्त राष्ट्र संघ में थोड़ी कमियां हैं, लेकिन इसके बिना दुनिया और बदहाल होगी। आज विभिन्न समाजों और मसलों के बीच आपसी तार जुड़ते जा रहे हैं और इसे पारस्परिक निर्भरता का नाम दिया जाता है। इसे देखते हुए यह कल्पना करना कठिन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठन के बिना विश्व के 7 अरब से ज़्यादा लोग कैसे रहेंगे। तो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल एवं स्वयंसेवी संगठन है। ये पूरे विश्व में मानवाधिकार की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। यह संगठन मानवाधिकार से जुड़ी रिपोर्ट तैयार और प्रकाशित करता है। सरकारों को ये रिपोर्ट अक्सर नागवार लगती है, क्योंकि एमनेस्टी का ज़्यादा जोर सरकारों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार पर होता है। बहरहाल, ये रिपोर्ट मानवाधिकार से संबंधित अनुसंधान तरफदारी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो प्रौद्योगिकी यह सिद्ध कर रही है कि आने वाले दिनों में विश्व में पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जाएगी और इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्व भी निरंतर बढ़ेगा। लोगों को और सरकारी संयुक्त राष्ट्र संघों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समर्थन और उपयोग के तरीके तलाशने होंगे, ऐसे तरीके जो उनके हितों और विश्व बिरादरी के हितों का व्यापक धरातल पर मेल खाते हों। तो ठीक है, ये मानवाधिकार वकालत और संबंधित अनुसंधान करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। दुनिया भर की मीडिया का ध्यान मानवाधिकार के उल्लंघन की ओर खींचता है। इसमें बारूदी सुरंगों पर रोक लगाने के, बाल सैनिकों का प्रयोग करने रोकने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय स्थापित करने के अभियान चलाने में मदद की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयत्न करिएगा और वीडियो कैसे लगे बताइए जरूर। जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा और इन सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयत्न जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।